गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी, यानी जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसकी आलोचना के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि डायरेक्ट आलोचना की बात क्यों कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरे आर्टिकल्स के बारे में जो डीपीएसपी में आते हैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। सेकंड वीडियो में भी उसकी जो फर्दर आगे इंफॉर्मेशन रह जाती है उसको मैंने प्रोवाइड किया है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी और साथ में हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी। पहले क्रिटिसिज्म पे हम बात करेंगे भी क्या आलोचना क्या हुई है, उसके बाद फिर उसके आलोचना के बावजूद भी उसकी महत्वता क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आलोचना में जैसे अगर हम लोग इनकी बात करते हैं केटी शाह की बात, तो केटी शाह कहते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो उसकी तुलना जो है वो हमारे बैंक का जो चेक होता है उससे करते हैं। कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक होता है जिसको जो है मतलब कि आगे मतलब उसको देना, चेक को पूरा करना नहीं करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी बैंक जो है वो अपनी इच्छा पर उस चीज को रखेगा, चेक को कि लागू करना है या नहीं करना, मतलब भुगतान उसका जो है चेक का करना या नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको किसी ने 2 लाख का चेक दिया है और आप बैंक लेके गए, पर बैंक ने बोला कि हमारी मर्जी होगी तो हम इसे करेंगे, इसका भुगतान नहीं करेंगे। तो वही वाली बात है कि राज्य को डीपीएसपी दी तो गए हैं, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत। आप इससे पहले वाले वीडियो में देखोगे तो ज्यादा से क्रिटिसिज्म अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे राज्य को जो है नीति निर्देशक सिद्धांत दिए तो गए हैं, पर राज्य कहता है हमारी मर्जी है, हमें लागू करने या नहीं करने हैं। क्योंकि अगर राज्य ऐसा कहता भी है तो हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते उसके खिलाफ कि जो है वो राज्य इनको लागू नहीं कर रहा है। तो भाग 4 में आपको पता है जैसे कि डीपीएसपी जो है शामिल किए गए हैं, तो इसी में भाग 4 में ही इसमें एक आर्टिकल आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक शामिल किए गए हैं। तो आर्टिकल 37 में ही इसमें अच्छे से मेंशन किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, और साथ में जो है इसमें इसी वाले आर्टिकल 7 में ये भी लिखा है कि ये जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो एक राज्य के बुनियाद के रूप में काम करते हैं, यानी एक राज्य के बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें जो है राज्य को लागू करना चाहिए। पर चाहिए है मतलब कहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि मुझे ये पहनना चाहिए या ये खाना चाहिए, मेरे को सजेशन तो किसी ने आके दे दी कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर मेरी मर्जी है ना कि मैं उनकी बात मानूंगी या नहीं मानूंगी, तो मेरी इच्छा पर निर्भर है। तो वैसे ही डीपीएसपी जो है राज्य को दिए गए हैं और पूरा हर एक आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि राज्य को पेंशन देनी चाहिए, समान मजदूरी देनी चाहिए, बहुत कुछ जो है बताएगा, लेकिन चाहिए है, राज्य की इच्छा है, करे ना करे। जैसे मैंने बोला कि मेरी इच्छा है, मुझे सजेशंस लोग 1000 देके चले, मेरी इच्छा है मैं उनको फॉलो करूं या ना करूं। तो वैसे ही ये सेम चीज जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलती है डीपीएसपी में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो केटी शाह ने जो है यही चीज कही है कि एक ऐसे चेक के समान है, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया तो वैसे ही ये चेक के समान कहते हैं कि बैंक की इच्छा है उस चेक का भुगतान करना ना करना, उसके जो है उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो है डीपीएसपी नहीं भी शामिल किया जाता तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। तो अगर हम पहले इसकी बात करें तो पहला पॉइंट आता है नॉन जस्टिएबल, यानी ये न्याय संगत नहीं है, यानी जो डीपीएसपी है वो न्याय संगत नहीं है। ठीक है, न्याय संगत कैसे नहीं है वो हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने कहा नॉन जस्टिएबल, यानी ये जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो जो है न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत कैसे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अभी ये आर्टिकल 37 समझाया यहाँ पर कि डीपीएसपी में ही आर्टिकल 37 में खुद से ये मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है
उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जो है वो ले जाया जा सकता। मतलब अगर कोई राज्य किसी भी तरह का कोई डीपीएसपी जो है वो लागू नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जांपल डीपीएसपी में लिखा है मतलब चाइल्डहुड मतलब बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर और एजुकेशन को लेकर जो आजकल अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, ज्यादा उस पर फोकस किया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई राज्य उस चीज को लागू नहीं करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं लेके आता है, या फिर बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था नहीं करता है, या फिर समान मजदूरी नहीं देता है, तो उस चीज को जो है वो आप न्यायालय में जाके जो है केस दायर नहीं कर सकते कि राज्य ने ये नहीं किया। तो मतलब तभी न्याय संगत नहीं है, फिर ऐसी चीज को क्या मतलब संविधान में शामिल करने का क्या फायदा जिसको जो है वो लागू ही नहीं किया जा सकता, राज्य की इच्छा पर है। वो तो वाली बात होगी, राज्य कहे कि मेरी मर्जी मैंने करना नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस वजह से कहते हैं कि न्याय संगत नहीं है। इंपोर्टेंस भी साथ में बताऊंगी, इसके बाद तो पता चल जाएगा। तो महत्वता भी है, तभी तो संविधान में शामिल किया गया है। अगर इसका कोई महत्व ही ना होता तो संविधान में क्यों शामिल किया जाता, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं नॉट मोर देन मॉरल प्रिंसिपल्स। कहते हैं ये जस्ट एक मौलिक जो सिद्धांत है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें भी यही लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य को जो है मजदूरों के लिए अच्छी परिस्थितियों की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी चाहिए। जैसे हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स भी तो ऐसे होते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल किसी भी समाज में जो मॉरल प्रिंसिपल्स है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट की सफाई रखनी चाहिए। वो हमारे मौलिक सिद्धांत है, ठीक है, बट उनको फॉलो करना या ना करना वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो वही वाली चीज है, ये जस्ट एक मौलिक सिद्धांत है, मतलब हमारे जो नैतिक सिद्धांत है उसके रूप में ये जो है वो काम करते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि अगर ये सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत है तो नैतिक सिद्धांतों को संविधान में शामिल नहीं किया जा सकता। कहते हैं संविधान जो है वो एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक है, संविधान में हमारे कानूनों के बारे में लिखा गया है, कानूनी दस्तावेज है। तो कानूनी दस्तावेज में इस तरह के नैतिक सिद्धांत जो है वो शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे संविधान सिर्फ तो लंबा होगा और उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें पूरा कानूनी ब्यौरा दिया गया, उसमें नैतिक सिद्धांतों को शामिल करने का क्या जो है वो एक मतलब क्या बनता है, क्या फायदा है उस चीज का। तो इसलिए कहते हैं कि जस्ट एक मॉरल प्रिंसिपल्स ही है, ठीक है, क्योंकि मॉरल प्रिंसिपल्स ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा एक मॉरल प्रिंसिपल है सोसाइटी में कि बॉयज को लेकर ज्यादा होता है कि लड़कों का एक कर्तव्य है कि अपने माता पिता की देखभाल करे, ये सब। तो अगर नहीं भी करता है कोई लड़का अपने माता पिता की देखभाल और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है, तो क्या उसके खिलाफ न्यायालय में जाते हैं? नहीं जा सकते उसके खिलाफ। तो वैसे ही वाली बात है कि राज्य माने तो माने, ना लागू करे तो ना लागू करे। तो फिर कहते हैं कि ऐसे नैतिक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि सम आर नॉट प्रैक्टिकेबल, मतलब जिनको प्रैक्टिकेबल नहीं है। कहते हैं कुछ ऐसे हमारे नीति निर्देशित सिद्धांत हैं जिनको वास्तविकता में लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब कहा तो गया है कि ये लागू करना चाहिए, पर वास्तविकता में उनको लागू किया ही नहीं जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल शराबबंदी, ठीक है, शराबबंदी में क्या होता है कि अब जैसे राज्य सरकारें हैं, शराबबंदी मतलब शराब वगैरह इससे इनको कितना टैक्स मिलता है, और वो टैक्स जो है राज्य अपने जो भी सेवा सार्वजनिक कार्य करती है, सेवा के काम करती है, उसमें लगाती है। तो कोई भी राज्य सरकार इतने टैक्स जहां से इनको बहुत उसमें ज्यादा उसमें मतलब मात्रा में टैक्स मिल रहा है, उस चीज को बंद करने के लिए तैयार होगी नहीं। अगर मान लीजिए फिर भी कोई सरकार बंद कर देती, जैसे कि बिहार में बंद किया नीतीश जी ने, तो अगर बंद कर देते हैं तो क्योंकि शराब ऐसी चीज है जो आजकल के लोगों को एक होता है ना कि एक ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे लोगों के लिए बनती जा रही है कि शराब भी जरूरी है जीने के लिए। तो वो वाली चीज अगर कोई राज्य बंद भी कर देता तो लोग गैर कानूनी रूप से शराब बनाने लग जाते हैं, फिर लोगों को कि कानून का उल्लंघन किया उस अकॉर्डिंग जेल में डालना शुरू कर जाते। तो मतलब कुछ ऐसे वो है मतलब जिनको नीति निर्देशित सिद्धांत जिनको वास्तविकता में पालन करना उसका जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे नीति निर्देशित सिद्धांतों में एक आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो भी नशीली चीजें हैं जो युवाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं, राज्य सरकार को उनको बंद कर देना चाहिए, ठीक है।
बट क्या है, ऐसी नशीली चीजें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब तो आपको दुकान पर अभी भी अवेलेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं बंद करेगी, उनको ज्यादा टैक्स मिलता है। तो वास्तविकता में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लाया नहीं जाता प्रैक्टिकल उस वास्तविकता में, ठीक है। फिर है फॉरिजन इन नेचर। फॉरिजन इन नेचर यानी ये विदेशी माने जाते हैं। अब कुछ जो लोग हैं इनको विदेशी कहकर इनकी आलोचना करते हैं, ठीक है। मैं इसे साफ कर देती हूँ। विदेशी कहकर इनकी आलोचना कैसे करते हैं? कहते हैं कि इनको तो आयरलैंड से लिया गया है, जैसे कि ये वास्तविकता भी है, यहाँ पर ये लिख लेना, ठीक है। इनको आयरलैंड से लिया गया है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो आयरलैंड से लिया गया, तो उस आधार पे जो है वो विरोध किया जाता है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये भारत की परिस्थितियों को देखकर नहीं बने हैं, ये तो आयरलैंड से यूं के जैसे थे वैसे के वैसे उठा लिए गए हैं। और कहते हैं आयरलैंड की परिस्थितियां तो अलग हैं, भारत की परिस्थितियों और आयरलैंड की परिस्थितियों में कोई समानता नहीं है। हमारे यहाँ अलग तरह की परिस्थितियां, अलग तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, तो वहाँ की चीज को हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में डाल देना, परिवेश में डाल देना कोई सही बात तो नहीं है कि हमारे देश में जिस तरह की सामाजिक समस्याएं हैं वो आयरलैंड में नहीं है। तो इस वजह से भी जो है वो इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि एक तो ये भारत में नहीं बने हैं, ये किसी और देश से लेकर बस संविधान में शामिल कर दिए गए हैं, और वो भी जो है आयरलैंड की परिस्थितियों को देखकर ही आयरलैंड ने इनको जो स्वीकार किया है। तो उनकी परिस्थितियां अलग है, हमारे देश की परिस्थितियां अलग है, तो उसमें इस तरह से सीधा ला के संविधान में शामिल कर देना जो कि हमारी परिस्थितियों में फिट नहीं बैठते हैं, वो औचित्यपूर्ण नहीं है। तो इस आधार पर भी इसका जो है वो विरोध किया जाता है। अगला पॉइंट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, यानी प्रभुसत्ता, एक राज्य की प्रभुसत्ता के विरुद्ध में है। ये विरुद्ध में कैसे है? क्योंकि एक जो सॉवरेन स्टेट होता है उसको कोई भी आदेश नहीं दे सकता है, वो अपनी इच्छा का मालिक होता है। जैसे अपना इंडिया, क्या हमारे भारत को कोई भी देश जो हमारे पड़ोसी हैं या कोई भी कंट्री इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या किसी तरह का कोई आदेश दे सकती है कि तुम्हें ये करना है वो करना, नहीं दे सकती, क्योंकि भारत जो है एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है। बट ये डीपीएसपी जो है ये राज्य को जो है एक तरह का आदेश देते हैं कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को वो करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता के अगेंस्ट है, क्योंकि राज्य को जो है वो एक प्रकार का ऑर्डर दे रहे हैं कि राज्य को वो करना है ये करना है, पर राज्य को तो कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकता क्योंकि राज्य प्रभुसत्ता संपन्न है। तो कहते हैं कि पर ये तो जो है राज्यों के एक प्रकार का ऑर्डर ही दे रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि स्टेट सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है ये, ठीक है। फिर है रिपीटेड, कहते हैं कि जिस तरह से यानी इनको रिपीट किया गया है, जब कहते हैं हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी इस तरह के जो सिद्धांत हैं उनको शामिल पहले से ही किया गया है। जब अपनी प्रस्तावना पढ़ेंगे समानता, स्वतंत्रता, ये सब कहते हैं इस तरह के सिद्धांत जो है वो प्रस्तावना में भी शामिल है, और इस तरह के सिद्धांत ही जो है डीपीएसपी में, तो बार बार इनको शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है कि प्रस्तावना में भी इस तरह के सिद्धांत हैं, फिर डीपीएसपी में इस तरह के सिद्धांत डाल दिए गए। कहते हैं बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत तो इनको थी नहीं, जो प्रस्तावना में ऑलरेडी है, तो इस आधार पर भी इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। फिर है नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब क्या है, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको लिख दिया गया है पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उनका दिया नहीं गया है कि एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, कोई एक ऐसे शब्द बोल के चला जाए और वो दूसरा सामने वाला सोचते ही रह जाए कि कहना क्या चाहते हैं, एक्सप्लेन करके बताना था, तो ये कुछ सिद्धांत सिर्फ नॉर्मल एक लाइन में लिख दिए गए हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन उनका दिया ही नहीं गया बिल्कुल ही। जैसे कि इसमें जो है वो मजदूर और मालिकों के संबंध के बारे में बात की गई है, ठीक है, मजदूर और मालिकों के संबंध के बारे में बात जो है वो की गई है, बट उनको एक्सप्लेन ही नहीं सही से किया है कि क्या कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं दिया गया है, तभी तो आगे राज्य उनको प्रॉपरली समझ पाएगा, ठीक है। तो वो इस चीज पे भी जो है इसकी क्रिटिसिज्म जो है किया जाता है। उसके बाद है नो मेंशन ऑफ मेथड्स टू इम्प्लीमेंट दीज। कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत बना तो दिए, संविधान में भी शामिल कर दिए गए, पर इनको लागू करने का कोई एक तरीका, कोई मेथड वो बताया ही नहीं गया है। तो इनको लागू कैसे करे कोई स्टेट, मतलब जस्ट वाली चीज है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई किसी तरह की मशीन दे दी गई बट आपको चलाने का तरीका ही नहीं बताया गया कि इसको चलाना कैसे है,
ठीक है। तो वही वाली चीज है कि आपको डीपीएसपी बता तो दिया, लेकिन कोई मेथड कुछ नहीं बताया है कि राज्य कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगा, कहाँ से बजट इसके इनको अगर लागू करता है तो कहाँ से लेके आएगा, कौन से मेथड के द्वारा जो है इनको लागू किया जाएगा, इसके बारे में जो है वो कोई बात जो है वो की नहीं की है, ठीक है। तो इस आधार पर भी जो है वो उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, ठीक है। तो अगर अभी हमने बात की इस अकॉर्डिंग अगर हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं डीपीएसपी का, तो हमारे दिमाग में भी यही बात आती है कि जब इनका कोई महत्व ही नहीं है क्रिटिसिज्म से, तो संविधान में लागू ही क्यों किया गया है, मतलब संविधान में शामिल ही क्यों किया गया, सॉरी, तो संविधान में शामिल क्यों किया गया जब उसको कोई महत्व ही नहीं है। हम देख रहे हैं क्रिटिसिज्म से भी कहीं से कोई महत्व हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम वही बात करेंगे कि क्यों शामिल किया गया है, वो हमें इसकी महत्वता से पता चलेगा कि आखिरकार इनको संविधान में शामिल क्यों किया गया है। एक बार महत्वता के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी इंपोर्टेंस में हम ये 8 पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले का अगर हम बात करें, पहला है डायरेक्टिव्स फॉर द स्टेट, यानी निर्देश। डायरेक्टिव्स का मतलब है निर्देश, एक राज्य के लिए कहते हैं ये निर्देश के रूप में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, उसने गोल तो सेट कर लिया, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, बट उसे पता ही नहीं कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या उसको करना है, तब जाके वो यूपीएससी का पेपर क्लियर कर पाएगा। वैसे ही मान लीजिए एक राज्य तो बन गया, पर राज्य को पता ही नहीं है कि उसको कार्य क्या क्या करने हैं जिससे कि उस राज्य का जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो। बट ये डीपीएसपी क्या करते हैं, राज्य को निर्देश देते हैं, उसे बताते हैं, उसको जो है वो गाइडेंस करते हैं कि राज्य को करना क्या क्या है। तो डीपीएसपी जब आप मेरे से पहले वाले वीडियो देखेंगे, उसमें सारी बातें हर एक आर्टिकल में लिखी गई है कि राज्य को जो है वो ये करना है, ठीक है। तो वही वाली बात है, राज्य के लिए एक प्रकार के निर्देश जो है वो डीपीएसपी के द्वारा दिए जा रहे हैं कि राज्य को बताया जा रहा है एक्चुअली उसने करना क्या क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, अच्छी परिस्थितियां पैदा करे, एक समान काम के लिए महिला और पुरुष को समान मजदूरी दी जानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और एकता को बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। इस तरह के बहुत सारे जो है वो डीपीएसपी आप पूरे पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स में, ठीक है। तो वो है कि निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको बताया जा रहा है कि उसने आखिरकार करना क्या क्या है। फिर दूसरे पॉइंट में आता है कि, और वही वाली बात है जैसे मैंने बोला कि जब राज्य को पता होगा, ठीक है, कि उसको करना क्या क्या है, तो राज्य का विकास भी जल्दी से होगा, नहीं तो पहले तो वो यही सोचता रहेगा उसको करना क्या है, ठीक है। तो वो है कि उसके सामने पर सब कुछ एक लिस्ट बनी पड़ी है कि आपको ये करना है बस, और राज्य का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो राज्य के लिए भी आसानी होती है कि उसको पहले से पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है। तो कोई भी राज्य जैसे मान लीजिए अपनी कोई सरकार बन के आती है किसी भी राज्य में, ठीक है, तो वो क्या है उसके सामने उसको पहले ही पता है, वो अपनी पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग बना लेती है कि मुझे ये काम करने हैं, तो सरकार के लिए भी आसानी हो जाती है। फिर फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आपको पता है कि डेमोक्रेसी जो है उसके 3 जो हम एक प्रकार से स्तंभ मानते हैं, ठीक है। एक है सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक। तो अगर हम बात करें अपने फंडामेंटल राइट्स की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे भाग 3 जो है 3 में दिए हैं, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, तो राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, सामाजिक अधिकारों स्वतंत्रताओं की पूरी बात की गई है, पर उसमें आर्थिक अधिकार और स्वतंत्रता की कोई बात जो है वो अच्छे से सामने आपको उभर कर नहीं दिखाई देगी फंडामेंटल राइट्स में। बट अगर आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको आर्थिक स्वतंत्रताओं के बारे में बहुत चर्चा मिलती है, जैसे कि राज्य को कुटीर उद्योग स्थापित करने चाहिए, राज्य को जो है अगर कोई कुटीर उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए, मजदूरों के वेतन डिसाइड करने चाहिए, बुढ़ापे में पेंशन वगैरह देनी चाहिए। तो इसमें मतलब आर्थिक स्वतंत्रताओं के बारे में डीपीएसपी में बहुत डिटेल में मिलता है। मैं कहूँ एक तरह से तो आर्थिक स्वतंत्रताओं के बारे में ही ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, जैसे मैंने आपको पूरे प्रॉपर करवाए हैं डीपीएसपी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो एक डेमोक्रेसी का जो तीसरा स्तंभ है वो डीपीएसपी से ही पूरा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका वैसे ही जो है एक महत्व बढ़ जाता है कि जो हमारी लोकतंत्र है उसका एक स्तंभ जो है डीपीएसपी में हमें मिलता है, पाया जाता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है मेजरिंग रोड्स टू जज द गवर्नमेंट, यानी एक राज्य की सफलताओं और असफलताओं को मेजर जो है किया जाता है, किया जा सकता है डीपीएसपी के द्वारा। ठीक है, कैसे? अब डीपीएसपी में जो कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं, अगर कोई भी राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा डीपीएसपी अपने राज्य में लागू करती है तो उसको सक्सेसफुल गवर्नमेंट जो है माना जाएगा। दिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक है, दिल्ली में अब दूसरी बार जो है वो केजरीवाल ही सीएम बने हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे एजुकेशन के एरिया में बहुत डेवलपमेंट किया, फ्री लोगों को बिजली प्रोवाइड किया है, अब जैसे उन्होंने वो ऑड इवन गाड़ियां चलाई थी कि सो दैट कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, और ये डीपीएसपी में किया जाता है। 42 संविधान संशोधन करके मेंशन किया गया था कि राज्य सरकार को वातावरण की स्वच्छता भी देखनी है, मतलब सरकार को। ठीक है, तो वही वाली बात है कि जो सरकार ज्यादा से ज्यादा डीपीएसपी अपने राज्य में लागू करेगी तो उसकी वो ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाएगी उससे, और जो कम करेगी तो पता चल जाएगा कि वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ से गवर्नमेंट को जज किया जा सकता है, जज करने का एक क्राइटेरिया हमें मिल जाता है। फिर है एस्टेबलाइज वेलफेयर स्टेट, यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात जो है यहाँ पर की गई है, कल्याणकारी राज्य। तो जैसे कि डीपीएसपी में अब जब इससे पहले मैंने वीडियो देखोगे आपको डिटेल में पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कि कल्याणकारी राज्य जो है वो इसके द्वारा स्थापना की बात कैसे कही गई है। एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? जहाँ लोगों के अधिकार जो है उनको प्रॉपर मिले, स्वतंत्रताएं प्रॉपर मिले। ठीक है, तो डीपीएसपी में सब कुछ वैसे ही मेंशन किया गया है कि पूरे सामाजिक उदारवादी गांधीयन इंटरनेशनल सब तरह के सिद्धांतों की बात करके उसमें हर एक आर्टिकल में अच्छे से मेंशन किया गया है कि एक राज्य को क्या क्या करना चाहिए, जो कि एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए अगर कोई भी डीपीएसपी, अगर मैं अपने स्टेट जो गवर्नमेंट हम की बात करूं, अगर कोई भी राज्य सरकार अब डीपीएसपी पूरी तरह से अगर लागू कर देती है ना तो यहाँ पर जो है स्वर्ग बन जाएगा। इतने अच्छे डीपीएसपी हैं, जैसे मुझे अभी इनका नाम याद आ गया, एमसी छागल ने ये वाली बात कही हुई थी, एमसी छागला ने कहा था कि अगर डीपीएसपी को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। तो डीपीएसपी में इतनी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, बट वही वाली बात है, डीपीएसपी को कोई भी सरकार पूरी तरह से लागू नहीं करती है, क्योंकि पूरी तरह से लागू करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना खर्च करने के लिए। कई बार गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता भी है पर वो खर्च करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो करप्शन वाली बात तो आपने सुनी होगी, बीच में घोटाले ये सब आ ही जाता है। कई बार होता है कि इतने सारे डीपीएसपी को लागू करने के लिए उतने संसाधन भी गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो एमसी छागला यही कहते हैं कि अगर हो गए तो यह स्वर्ग बन जाएगा। तो वही वाली बात है, कल्याणकारी राज्य अगर पूरे डीपीएसपी अच्छे से लागू हो गए तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, अगला है सप्लीमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सप्लीमेंट यानी पूरक, यानी फंडामेंटल राइट्स है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके ये पूरक है। कोई क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरोधी है, ये विरोधी क्योंकि कहते हैं कि भी इनको लागू तो किया जाता नहीं है, बट एक तरह से अगर हम बात करें तो उनके विरोधी नहीं है फंडामेंटल राइट्स के, बल्कि विरोधी की जगह उसके सहायक हैं। ठीक है, सहायक कैसे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए डीपीएसपी जो है वो लागू किए जाते हैं तो साथ में ही जो फंडामेंटल राइट्स है वो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हमें जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो है राइट मिला हुआ है। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये डीपीएसपी में आता है। अगर कोई भी सरकार डीपीएसपी अच्छे से लागू करती है और जो एजुकेशन के एरिया में बहुत अच्छे से कर देती है तो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स खुद से ही पूरा हो जाएगा। उसके लिए हम अलग से और कोई जो है वो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वही वाली वाला पूरक है, अगर डीपीएसपी लागू किए जाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो साथ साथ में खुद ही पूरे हो जाएंगे। तो पूरक है, विरोधी नहीं है। उसके बाद है स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, कॉन्टिन्यूटी का मतलब निरंतरता। तो कहते हैं जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं राज्य सरकारों द्वारा, ठीक है, कोई भी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें स्टेबिलिटी लेके आते हैं डीपीएसपी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने राज्यों की बात करूं, जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं,
अगर कोई भी राज्य, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो पंजाब में एक सरकार तो हमेशा रहेगी नहीं, सरकारें तो आएंगी, 5 साल के बाद सरकार फिर से बदल जाएगी, पर हर सरकार बदलती तो है, पर जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो अपनी पॉलिसी डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाती है, ठीक है। इससे परे तो कोई सरकार बहुत ज्यादा कुछ करती नहीं, पहली बार तो डीपीएसपी ही लागू कर लें, वही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो यही वाली बात है कि पॉलिसी जो है वो सरकारें डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही बनाती हैं, तो डीपीएसपी की वजह से पॉलिसीज में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, सरकारें बदलती रहती हैं, बट पॉलिसीज में जो है वो स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है, क्योंकि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही बनती है, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। देन है सपोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी जो जनता है उसका सपोर्ट भी है। अब क्योंकि डीपीएसपी में इतनी ज्यादा अच्छी बातें की गई हैं, लोगों के कल्याण की ही बात की गई है, तो लोग उसके विरुद्ध क्यों जाएंगे, जनमत तो है, ठीक है, यानी लोगों का सपोर्ट तो होगा, क्योंकि इसमें बुराई क्या है डीपीएसपी में, ठीक है। और बाकी ये है, लोगों को भी पता है कि अगर सरकार जो है लागू नहीं कर रही है कोई भी डीपीएसपी, तो अगली बार सरकार को लेके ही नहीं आएंगे ना, तो सरकार पे भी प्रेशर रहता है इस चीज का कि अगर हम डीपीएसपी जितने कम लागू करेंगे, लोग जो है उतने ज्यादा हमें अगली बार बदलने के लिए तैयार रहेंगे। तो सरकार भी जब आता है ना कि इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले बड़ी योजनाएं जो है अपनी कर रहे होते हैं कि हम बिजली माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वही वाली चीज है कि लोगों मतलब तो लोगों का सपोर्ट भी है इसको, और डीपीएसपी से कोई भी सरकार है उसके ऊपर एक प्रेशर भी बना रहता है। उसके बाद है मॉरल प्रिंसिपल्स। अब हम किसी भी तरह के नैतिक मूल्यों की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे देश में स्पेशली हम भारत की बात करें तो यहाँ नैतिक मूल्यों को कानूनों से ज्यादा माना जाता है। कई बार लोग कानून को उल्लंघन कर देंगे, लेकिन नैतिक मूल्य ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही जो है वो वैसी रही है। कोई ना कोई जो है वो सांस्कृतिक रूप से हम बहुत ज्यादा इस तरह के हैं कि अपने कल्चर को बहुत डीपली मानते हैं, तो हम नैतिक मूल्यों को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो वही वाली बात है कि नैतिक मूल्यों को भी किसी ना किसी उद्देश्य से जो फॉलो किया जाता है, तो वैसे ही अगर ये नैतिक मूल्य है तो इनको भी लोगों के द्वारा जो है मतलब राज्य सरकार के द्वारा माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इम्पोर्टेंस। तो एक प्रकार से हम डीपीएसपी की बात करें तो विरोध में बात करते हैं तो आलोचना भी काफी ज्यादा है, लेकिन साथ में महत्व भी है। महत्व की वजह से ही तो जो है वो इसको संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। अगर मान लीजिए इसका कोई भी महत्व ही ना होता तो संविधान में शामिल करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। संविधान को लंबा करने की किसी की भी कोई मंशा तो है नहीं, तो कोई महत्व है, उसी वजह से तो इसको जो संविधान में शामिल किया गया है। वही वाली बात है कि कोई भी सिक्का उसके 2 साइड होते हैं, अच्छा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। वही वाली बात है, पॉजिटिव भी है इसकी कुछ चीजें और नेगेटिव भी है, ठीक है। एक प्रकार से अगर हम बात करें तो डीपीएसपी में सारा कुछ ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही लिखा गया है, पर बात जो है क्रिटिसिज्म पे यही आ जाती है कि न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, तो गवर्नमेंट अपनी इच्छा पे जो रह जाती है ना कि हमारी इच्छा है, हमें लागू करना है नहीं करना, वो चीज सबसे बड़ी इसके क्रिटिसिज्म में आती है। वरना तो डीपीएसपी में कुछ बुरा तो लिखा नहीं गया, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। इससे पहले वाले वीडियो आप देखेंगे ना मेरे, तो वहां से आपको समझ में आएगा डीपीएसपी की बहुत ज्यादा महत्वता है। बट बात आ जाती है इसके लागू करने की बात पे। तो आज हमारा ये वीडियो पूरा हो गया। पहले 2 वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।